नमस्कार। आज हम लोग करंट के नए वीडियो को देखते हैं जो कि जनवरी माह का है। जनवरी के जो भी पूरा महीने का जो वीडियो है उसको आज हम लोग पूरी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया। अब हम लोग को समझना है कि संयुक्त ये संविधान संशोधन विधेयक क्या है। जब कोई विधेयक या जब कोई कानून संसद में लाया जाता है तो वो जब तक पास नहीं हो जाता तब तक वो विधेयक कहलाता है, और जब वो पास हो जाता है तब वो कानून हो जाता है। तो यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम हो जाता है। तो अभी तक ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कोई जरूरी नहीं है कि ये पास होगा। मान लीजिए पास नहीं हुआ, 130वां आ जाए, इसके बाद जो आएगा 130वां हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा 131वां हो जाएगा। तो ये अभी आया है 129वां संविधान संशोधन विधेयक। ये क्या है? एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव यानी कि मोदी गवर्नमेंट की बहुत पुरानी ये इच्छा है कि पूरे भारत में एक ही समय में लोकसभा के चुनाव और उसके साथ सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव को करा लिया जाए। और उसके 100 दिन के बाद यानी कि चुनाव जब लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो जाए उसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव को भी करा लिया जाए। इससे क्या होगा कि बार बार जो प्रत्येक राज्यों में चुनाव होते रहते हैं उससे जो आचार संहिता लागू हो जाती है तो बहुत सारी सरकारी काम नहीं हो पाता है। फिर सेना को यहाँ वहाँ भेजना, पैरामिलिट्री फोर्सेज को भेजना, काफी खर्चा होता है। और सरकारी कर्मचारियों को भी आए दिन किसी न किसी राज्यों में चुनाव के चलते वहां लगाया जाता है, जिससे सरकारी काम में प्रभावित होते हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एक देश एक चुनाव को सरकार ने अभी पेश किया है। लेकिन ये संयुक्त अभी पास नहीं हुआ। ये संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेजा गया है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि दोनों दलों के या यूं कह लीजिए कि सारे दलों के जो मोस्ट सीनियर पर्सन होते हैं उनको वहां पर रखा जाता है, उनसे बात विचार किया जाता है और वो उनसे सुझाव लिया जाता है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए अनुच्छेद 82A को जोड़ा। तो जब इसको लागू किया जाएगा तो एक आर्टिकल संविधान में जोड़ा जाएगा। कौन सा आर्टिकल होगा? 82A 82A को जोड़ा जाएगा और 3 अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन करना होगा। यानी कि 82A को जोड़ना होगा और 83, 172 और 327 में संशोधन करना होगा, तब ये जाके भारत में ये लागू होगा। इस विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। तो ये जो एक देश एक चुनाव जो विधेयक है इसको पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इसको पारित करना होगा। अभी जो मौजूदा सरकार है उसके पास न लोकसभा में न राज्यसभा में कहीं पर उसके पास 2/3 बहुमत नहीं है। तो इसको पास कराने के लिए जब तक 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक 2/3 बहुमत नहीं पूरा होगा तब तक इसे पास नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया है। यह कानून 2 चरणों में लागू होगा। पहला लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होगा। इसके 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव कराया जाएगा। स्थानीय निकाय के चुनाव जैसे कि मुखिया हो गया या वार्ड वगैरह हो गए, इन सब के चुनाव है, इसको कराया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया। उल्फा एक भारत का संगठन है जो कि असम में है। उल्फा के नाम से ये जाना जाता है। ये 1990 से ही भारत में असम को एक अलग देश के तौर पर मतलब भारत से अलग कर एक देश के तौर पर चाहता है। और वहाँ के जो संगठन हैं इनको कुछ देश जो हैं जैसे चाइना हो गए, म्यांमार हो गए, ये सब देश इनको प्रमोट करते हैं, इनको सहायता देते हैं और जिसके कारण ये उग्रवाद फैलाते हैं। तो इन पे सरकार ने 5 वर्ष का प्रतिबंध और बढ़ाया है कि ये भारत की अखंडता के लिए सही नहीं है, इसलिए इसे बैन कर दिया जाए। रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में। देश का 57वां टाइगर रिजर्व होगा। तो ये सातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये क्या होगा भारत का? ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश का ये 8वां होगा। माधव टाइगर रिजर्व 9वां होगा। तो एक और टाइगर रिजर्व माधव की भी सरकार ने इसकी अधिसूचना की है, अधिसूचित करने की सिफारिश की, लेकिन अभी तक ये अधिसूचित हुआ नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो ये मध्य प्रदेश का
9वां और देश का 58वां टाइगर रिजर्व होगा। लेकिन अभी ये पास नहीं हुआ। लेकिन आपको तो ये जानना है कि एग्जाम में तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। टाइगर रिजर्व के तौर पे ना ही पूछे तो वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पे पूछ सकता है, इसलिए इसे याद रखना है। तो माधव टाइगर रिजर्व 9वां होगा। गुरु घासीदास तामोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का, ये 56वां टाइगर रिजर्व था भारत का। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? गुरु घासीदास वन्य जीव अभ्यारण्य। आप छोटा नाम याद रखिए, गुरु घासीदास वन्य जीव अभ्यारण्य, वो बाद में पूरा एग्जाम में आएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यम को बनाया गया है। वे अरुण कुमार मिश्र का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार है कि जो मनुष्य हैं या मानव हैं उनका मानवाधिकार है, उनको जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उनको मानवाधिकार कहा जाता है। तो उनकी रक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के कोई भी न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को बनाया जाता है। इससे पहले ये नियम था इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश, जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो ही बनाए जाते थे। तो वो 65 में रिटायर होते थे और 5 साल उनका कह के 70 तक वो रहते थे। तो सरकार ने इसे संशोधित कर दिया कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का या कोई भी रिटायर्ड जज होगा उनको बनाया जाएगा। तो वी रामासुब्रमण्यम को बनाया गया है। इससे पहले अरुण कुमार मिश्र थे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। भारत वन्य जीव रिपोर्ट और भारत वन रिपोर्ट 2023 केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2024 दो वर्ष में जारी किया जाता है। तो भारत वन रिपोर्ट 2023, अब आप कहेंगे कि 2023 और 2024 दोनों है, तो ये रिपोर्ट है 2023 का, प्रकाशित हुआ है दिसंबर 2024 में, इसलिए हम इसे 2023 के रिपोर्ट ही मानेंगे। तो अगला कब होगा? अगला होगा 26 में, क्योंकि 23 में है तो 24-25 के बाद इसे 26 में जारी किया जाएगा। 2 वर्ष पे जारी होता है। 1987 से शुरू हुआ, ये 18वां रिपोर्ट है। आजकल एग्जाम में बड़ा अंदर से करंट को पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि 1987 से शुरू हुआ है, क्या वहां है 18वां, यानी कि 8 से 1 इधर भी है और 8 इधर भी है। तो 1987 से वन रिपोर्ट शुरू हुआ और ये भारत का 58वां वन रिपोर्ट है। कितने साल पर जारी किया जाता है? 2 साल पर जारी किया जाता है। अब हमको जानना है कि कुल वन कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर कुल वन है, जो कि टोटल कितना हुआ? 21.76%। आप इसे प्रतिशत में याद रखिए, 21.76% भारत में वन है। 1,12,014 वर्ग किलोमीटर वन वृक्ष आच्छादित है, जो कि कितना है? 3.41%। अब ये वन और वृक्ष आच्छादित क्या हुआ? वन तो आप जान गए कि जहां पर जंगल है उसको वन रिपोर्ट कहा गया। वृक्ष आच्छादित जैसे आपके घर में कोई पेड़ है या और भी कहीं कुछ सड़क के किनारे कोई पेड़ लगा हुआ, तो वो वन तो नहीं होगा, उसकी भी गिनती की जाती है। ये सब सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है, इसलिए आपके घर के भी पेड़ को गिनती की जाती है। तो वो है 3.41%। तो टोटल जो है 25.17% भारत में वन है। कितना होना चाहिए? होना चाहिए 32% वन जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का होना चाहिए। अभी कितना है? 25, यानी कि आप मान के चलिए कि लगभग 7% वन अभी भारत में कम है। पहला स्थान वन में किनका है? एमपी का है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश का है, तीसरा है छत्तीसगढ़ का। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। प्रतिशत में पहला है लक्षद्वीप, यानी कि अगर प्रतिशत की बात की जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वन कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है। सीरिया में तख्ता पलटकर बशर अल असद सरकार को बाहर कर दिया गया। 24 वर्ष से 2000 में इनके पिताजी का निधन हुआ था, तब से ये बशर अल असद हैं। तो बल असद जो है, इनका पूरा नाम न भी याद रहे तो अल असद भी याद रख लेना है। अल असद सरकार 24 साल से है, यानी कि 2000 में बनी थी और 2024 में जाके इसका तख्ता पलट किया गया है। कौन तख्ता पलट किया? वहां की संगठन है इस्लामी समूह हयात तहरीर अल शाम, HTS, ये समूह का नाम है। और इसके कमांडर कौन है? अबू मोहम्मद अल जुलानी। तो आप पूरा नाम नहीं याद रखिए, जुलानी याद रखिए। जुलानी ने सीरिया में तख्ता पलट किया और अल बशर सरकार, अल असद सरकार या अल बशर सरकार, कुछ भी आप नाम थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के भी याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में टिक लगाना है। तो वहां पर तख्ता पलट करने के बाद नई सरकार का भी गठन हो गया है। ये सीरिया कहाँ है? एशिया महादेश का देश है।
जो कि इजराइल के ऊपर में है, इराक के बगल में है सीरिया। इसलिए देखिए क्या होता है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए तख्ता पलट हुआ, अब ये करंट में सवाल जो है सो पूछेगा कि वहां की कौन सरकार थी, पहले कौन सरकार थी, वर्तमान में कौन सरकार आई है। लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि ये देश कहाँ पे है, किस महादेश का हिस्सा है, या इसकी राजधानी क्या है। अब आपको लगेगा कि ये अलग है, अलग नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो करंट के तौर पर न पूछ के जीके के तौर पर पूछ दिया। तो अल जलानी को वहां का प्रमुख बनाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके की पहली विदेश यात्रा भारत में है। जब किसी, आपको पता है कि श्रीलंका हिंद महासागर में एक टापू है जो कि भारत का पड़ोसी देश है। 1948 में ये आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से इसकी आज़ादी मिली। जब भारत से अंग्रेज जा रहे थे तो श्रीलंका को भी आज़ाद करके गए। तब भारत का ये समुद्री पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी होने के नाते कभी कभी संबंध बिगड़ भी जाते हैं, चाइना इन पे कभी हावी हो जाता है। तो जो नई सरकार बनी थी इसका झुकाव ज़्यादातर चाइना की तरफ था, लेकिन इनकी पहली विदेश यात्रा भारत में हुई है। किसी भी प्रमुख की, किसी भी देश के प्रमुख की पहली विदेश यात्रा कहाँ हो रही है, ये बड़ा मायने रखता है कि वो पहली बार किस देश में यात्रा कर रहा है। तो जो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं कुमार दिसानायके, ये भारत में आए। भारत में बोध गया में भी गए क्योंकि बौद्धिस्ट वहां पर ज्यादा है श्रीलंका में, और गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई तो वहां भी गए। और भारत के साथ इन्होंने कहा कि संबंध हमारा बेहतर रहेगा। तो हमको ये जानना है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बना है, कुमार दिसानायके। आप पूरा नाम नहीं याद रखें, कुमार दिसानायके याद रखिए, दिसानायके याद रखिए, कुछ भी याद रखें। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। यानी कि उत्तरी अमेरिका महादेश में ये होगा। कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में होगा। जियानी इन्फिनिटो इसके अध्यक्ष हैं। और 23वां होगा, 24वां 2030 में होगा स्पेन में। तो जो 2030 में जो स्पेन में होगा, ये 100वां फीफा विश्व कप का होगा आयोजन, मैचेज। तो जब 100वां होगा तो इसके लिए पहला आयोजन उरुग्वे में हुआ था और उरुग्वे ने जीता भी था। तो इसलिए इस सम्मान के तौर पर उरुग्वे, पराग्वे और अर्जेंटीना में भी खेला जाएगा। अब स्पेन है देश यूरोप का। स्पेन कहाँ का देश है, यूरोप का देश है। और उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका के देश हैं। उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना ब्राजील के बगल में है। तो ये जानना है कि किसी देश को मिलता है मैचेज, लेकिन ये तो मिला है स्पेन को, यूरोप को, और मैचेज कहाँ होंगे, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें ये न पूछ के कि 2030 का कहाँ होगा, ये पूछ सकता है कि ये स्पेन के बाहर किन देशों में मैच होगा। तो स्पेन के बाहर कहाँ कहाँ होगा, पराग्वे में होगा, अर्जेंटीना में होगा और उरुग्वे में होगा। उरुग्वे पहला विश्व कप जीता था 1930 में, इसलिए वहां पर रखा गया है एक सम्मान के तौर पर, 100वां वर्ष के तौर पर। और 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिली है। जिस देश को मेजबानी मिलती है वो देश उसमें क्वालिफाई कर जाता है। तो 2034 में जो मैचेज होंगे वो सऊदी अरब में होंगे। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। कुवैत भी एक एशिया महादेश के खाड़ी देशों में है। कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। आप पुराना नाम नहीं याद रखिए, इसको अल कबीर याद रखिए। अल कबीर कहाँ का है, ये है कुवैत का। कुवैत का कबीर किसको दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अब ये पूरा नाम आपको ये यूं ही दिया जाएगा कि अल कबीर किसको दिया गया है, या इस तरह से ये पुरस्कार का नाम देगा और पूछेगा कि किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को हाल फिलहाल में दिया गया। तो कुवैत का दिया गया, किसको दिया गया, नरेंद्र मोदी को दिया गया। पूरा नाम क्या है, अल कबीर, आप याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आता है, नहीं समझ में आता है कुछ भी इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं आगे उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।